नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि ठीक ठाक से होंगे आप सब लोग और आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक से चल रही होगी। तो साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बाबर का इतिहास पढ़ाया था कि किस प्रकार से मुगल हमारे भारत में आते हैं और अपनी सत्ता को जमाते हैं, किस प्रकार बाबर जो है वो भारत में आता है और अपने मुगल वंश की वहां पर स्थापना करता है और दिल्ली में चल रहे दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को वो मार देता है और लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देता है। तो 30 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है वो राजगद्दी पर बैठता है हुमायूं। तो जो हुमायूं था, हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 6 मार्च 1508 को होता है। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है और हुमायूं के जो थे वो और भी भाई थे। हुमायूं के और 4 भाई थे। हुमायूं के 4 भाई थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी और खलील। कौन कौन से थे? कामरान एक था, उनका भाई था कामरान। कामरान कामरान नंबर 2 पे था अस्करी। अस्करी नंबर 3 पे था हिंदाल। हिंदाल और नंबर 4 पे था खलील। खलील, ये कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदाल मिर्जा और खलील मिर्जा, ये 4 भाई थे हुमायूं के। और हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं के जो माता थी, उनका पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उनका नाम था कुतुब निगार खानम, जो बाबर की पत्नी थी। तो जो कामरान था, कामरान को ये क्या करता है, जैसे ही बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है तो कामरान को ये काबुल और कंधार का इलाका दे देता है। ये जो शासन था आपका, अपना इसका जो साम्राज्य था वो उसको डिवाइड कर देता है, उसका विभाजन कर देता है और कामरान को काबुल और कंधार का एरिया दे देता है और हिंदाल को वो मेवात का एरिया देता है और अस्करी को वो संभल का एरिया दे देता है। लेकिन बाबर ने ऐसा कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आप जो अपनी जो प्रशासन है, अपनी सत्ता जो है वो अपने भाइयों में बांट देना। लेकिन इसने अपनी मर्जी से ही अपनी सत्ता जो है 4 भाइयों में ये बांट देता है और उनको वहां का इक्तेदार यानी सूबेदार बना देता है। इक्तेदार तो पहले से होते थे, लेकिन ये उनको गवर्नर के रूप में वहां पर रख देता है और खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। हुमायूं का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। इसको कई परेशानियां झेलनी पड़ी है। जो अकबर थे, जो द ग्रेट अकबर हुए, जो अकबर है, अकबर का जन्म भी इनके प्रवास के ही दौरान होता है। 1542 में जब ये प्रवास के दौरान वहां से भाग गए थे, आगे मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो होता क्या है कि ये जो हुमायूं थे, ये इनका सबसे पहले ये युद्ध करते हैं। सबसे पहले इनका युद्ध होता है गुजरात के नवाब के साथ। गुजरात के नवाब के साथ जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के नवाब थे गुजरात के नवाब थे बहादुर शाह। बहादुर शाह के साथ युद्ध होता है और ये बहादुर शाह को हरा देते हैं। जब हुमायूं बहादुर शाह को हरा देता है तो 1532 में शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध होता है। हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ इसका पहला युद्ध होता है। शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था चुनार का युद्ध। कौन सा? चुनार का युद्ध, द बैटल ऑफ चुनार। चुनार का युद्ध। चुनार के युद्ध में क्या होता है कि शेरशाह सूरी की हार हो जाती है। शेरशाह सूरी हार जाता है और हुमायूं यहां पर जीत जाता है। दूसरी बार जो है वो हुमायूं का दोबारा से युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ और शेरशाह सूरी के साथ जो है वो दूसरा युद्ध होता है चौसा का युद्ध। और जो चौसा का युद्ध था, चौसा का युद्ध जो था वो होता है 1539 में। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। इसमें क्या होता है? चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और हुमायूं जैसे तैसे यहां से अपने जान बचाकर यहां से भाग जाता है। लेकिन वो हारने वाला नहीं था। अगले साल ही दोबारा वो फिर
1540 में वो फिर आता है। जब वो 1540 में दोबारा आता है और फिर युद्ध करता है शेरशाह सूरी के साथ, और वो युद्ध होता है 17 मई 1540 को ये युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध। क्या? कन्नौज कन्नौज का युद्ध। ये कन्नौज का युद्ध होता है, द बैटल ऑफ कन्नौज। इसमें हुमायूं फिर दोबारा पुनः हार जाता है, और यहां से वो बुरी तरह हारने के बाद यहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाता है। यहां से वो भाग जाता है, और उसके बाद जो है वो 1540 में राजगद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी, अब मैं बताता हूं आपको शेरशाह के सूरी के बारे में। हुमायूं का जो कार्यकाल है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले तो ये 1530 से 1540 तक राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन यहाँ 1539 में जब ये यहाँ से भाग जाता है तो शेरशाह सूरी जो है वो राजगद्दी संभालता है, और यहाँ पर कुछ समय के लिए मुगल राज्य की जो है वो बर्खास्त हो जाता है, मुगल राज्य, और यहाँ से हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है सूरवंश। अब जो सूरवंश था वो एक अफगान वंश था, और ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की राजगद्दी पर दूसरा अफगान वंश था जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। पहले तो जो था वो था लोधी वंश, और दूसरा था सूरवंश। और जो हुमायूं था फिर वो वापस आता है, आगे मैं बताऊंगा, वो फिर वापस आता है 1555 में। 1555 में वो फिर वापस आता है, दोबारा फिर मुगल राज्य की स्थापना करता है। इसलिए जो हुमायूं का कार्यकाल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और यहां से आता है अब शेरशाह सूरी। कौन आता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है उसका नाम, बचपन का जो उसका नाम था, एक्चुअल में जो उसका नाम था वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद। इसका नाम जो है वो फरीद था। शेरशाह सूरी का नाम फरीद था, और उसके जो पिता थे वो सहस राम और सब ख्वारपुर, सहस राम और ख्वारपुर के वो एक गवर्नर थे, वहां के गवर्नर थे, यानी वो इक्तेदार थे, वहां के इक्तेदार थे। तो शेरशाह सूरी जो है वो अपने पिता के साथ रहता था, और वो सेना का नेतृत्व करता था, इसलिए उसको पूरी जानकारी थी युद्ध के बारे में, सेना के बारे में, प्रशासन के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये राजगद्दी पर बैठ जाता है, जब ये राजगद्दी पर बैठ जाता है, पहले की बात मैं बताता हूं, तो जो शेरशाह का नाम फरीद था, शेरशाह इसको नाम किसी और ने दिया था, वो था बाबर खान लोहानी। कौन नाम था? बाबर खान लोहानी। बाबर खान लोहानी। बाबर खान लोहानी ने इसको सबसे पहले शेरशाह की उपाधि दी थी। इसको शेरशाह की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि फरीद ने अकेले ही शेर को मार दिया था, इतिहासकारों का कहना है, इसीलिए बाबर खान लोहानी ने इसको शेरशाह की उपाधि दी थी। शेर मारने के एवज में उसको शेरशाह की उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो है शेरशाह की मैं बात करता हूं, तो बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल का जो नवाब था नुसरत शाह, नुसरत शाह को भी इसने हराया था, और नुसरत शाह को हराने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम रखा था हजरत ए आला। क्या नाम रखा था? हजरत ए आला। हजरत ए आला। हजरत ए आला की उपाधि जो है वो इसने धारण की थी, शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। और बंगाल के नवाब नुसरत शाह को इसने हराने के बाद ये उसके उपलक्ष्य में ये उपाधि इसने धारण की थी। अब मैं इसको बता दूं कि इसने चांदी के सिक्के जो है वो भी चलाए थे। चांदी के सिक्के ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं चलाए थे, लेकिन इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, और इसने तांबे के से भी सिक्के चलाए थे। उसके बाद की मैं बात करूं तो इसने जो है वो किला ए कुहना मस्जिद का, किला ए कुहना मस्जिद, किला ए कुहना
मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने किला ए कोहना मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और इसने एक अष्टकोणीय भवन का भी निर्माण करवाया था। अष्टकोणीय भवन का भी इसने निर्माण करवाया था। और इसने जो इसके इतिहासकार है, जो इसके पास एक विशेष इतिहासकार रहता था, उसका नाम था अब्बास खान शेरवानी। क्या नाम था इसका? जो इतिहासकार था उसका नाम था अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी। शेरवानी अब्बास खान शेरवानी इसका इतिहासकार था और लेखक भी था। इसके दरबार में रहता था, वो इसका इतिहासकार था और वो इसका लेखक भी था। और उसने एक किताब लिखी थी, तारीख ए शेरशाही। क्या? तारीख तारीख ए शेरशाही। शेरशाही किताब इसने लिखी थी, तारीख ए शेरशाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी और ये इसका इतिहासकार था। इसके बाद की मैं बात करूं तो इसके ही समकालीन, इसके ही समय में मलिक मोहम्मद जायसी, मैंने पहले भी जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र किया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी के शासनकाल में पद्मावत का निर्माण किया था। पद्मावत पुस्तक जो है वो लिखी थी और उसमें जो पूरा वृतांत है वो उसमें लिखा था पद्मावत। जो पद्मावती थी उसका वृतांत जो है इसमें लिखा है पद्मावत में। तो उसके बाद की मैं बात करूं तो इसके बाद होता क्या है कि ये कलिंजर का अभियान पे चला होता है। ये कलिंजर के अभियान में, कौन सा अभियान था? कलिंजर ये कलिंजर के अभियान पर चला होता है और इसने भी गन पाउडर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जो भारत के फिर शासक थे, बाबर के बाद भारत के शासक थे, उन्होंने बंदूकों और तोपों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये कलिंजर के युद्ध में जाता है, कलिंजर के अभियान पर जाता है, वहां पर विद्रोह हो रहा था तो उसको बोलते थे अभियान। जो उस विद्रोह को दबाने के लिए राजा या किसी सूबेदार को या किसी इक्तदार को भेजते थे तो उसको कहते थे अभियान। और ये कलिंजर के अभियान पर जैसे ही जाता है तो ये सेना इसकी पीछे थी और ये अपने घोड़े पर थोड़ा आगे चला जाता है। पीछे से बेवकूफों ने, जो उसके तोपची थे, जो सेनापति और तोपची थे, उन्होंने तोप का गोला फेंक दिया। फेंकना तो दुश्मन पर था लेकिन गलती से एक तोप का गोला जो है वो शेरशाह सूरी पर गिरता है और शेरशाह सूरी का चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। शेरशाह सूरी मर जाता है कलिंजर के अभियान में। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु है वो कलिंजर अभियान के दौरान हुई थी और 17 मई 1545 को हुई थी। ये कब हुई थी? ये इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी, सॉरी 17 बोल दिया मैंने, 22 मई 1545 को, 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसने अपने शासन के दौरान जो है वो काफी जो है वो काम करा। इसने कई रोडें भी बनवाई थी, इसने कई प्रकार की रोडें भी बनवाई थी। इसने रोड भी बनाया था। इसने रोड बनाई थी जीटी ग्रैंड रोड जो है वो बनाई थी इसने मुल्तान तक बनाई थी और इसने बंगाल से लेकर मुल्तान तक जो है द ग्रेट जीटी ग्रैंड रोड जो है वो इसी ने ही बनवाई थी। और इसके बाद जो है वो इसकी मृत्यु के बाद जो है वो इसका छोटा बेटा आता है इस्लाम शाह। कौन आता है इसका छोटा बेटा? इस्लाम शाह। इसका छोटा बेटा आता है फिर इस्लाम शाह। इसका छोटा बेटा आता है इस्लाम शाह और इसका जो बड़ा बेटा था, इस्लाम शाह राजगद्दी पर बैठता है वो छोटा था, लेकिन इसका जो बड़ा बेटा है वो आदिल खान था। उसका नाम था आदिल खान। वो था आदिल खान। लेकिन आदिल खान के साथ इस्लाम शाह जो था वो भिड़ जाता है राजगद्दी पाने के लिए। सिंहासन को वो पाने के लिए आदिल खान को वो हरा देता है और खुद छोटा होने के बावजूद भी वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। वो राजगद्दी पर जैसे ही बैठ जाता है, राजगद्दी पर वो बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसकी मृत्यु जो है वो 1553 में हो जाती है। उसकी मृत्यु जो है वो 1553 में हो जाती है। 1553 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1553 में उसकी मृत्यु होने के बावजूद उसका जो बेटा था, उसका छोटा एक बेटा था जिसका नाम था फिरोज खान। 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्षीय
वर्षीय आयु, 12 वर्षीय आयु में वो जो है वो राजगद्दी पर बैठ जाता। उसका नाम था फिरोज खां। उसका नाम क्या था? फिरोज खां। उसका फिरोज खां वो बैठ जाता है, 12 वर्ष का था और वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन उसका एक मामा होता है। उसका जो मामा था, मामा, उसका मामा उसका मामा उसको क्या करता है कि वो उसे मार देता है। उसका मामा उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, जिसका नाम था मुबारिज खां। क्या नाम था? मुबारिज खां। उसका नाम था मुबारिज खां। उसका नाम था मुबारिज खां। मुबारिज खां इसको मार देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। जो मुबारिज खां था वो राजगद्दी पर बैठने के बाद जो है इसकी हत्या कर देता है और खुद बैठ जाता है। इसके जो मोहम्मद आदिल शाह की इसने इसको हराने के बाद जो अब एक उपाधि धारण करता है, ये मोहम्मद आदिल शाह सूर। क्या उपाधि धारण करता है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर की ये उपाधि धारण करता है। मोहम्मद आदिल शाह सूर की ये उपाधि धारण करता है। और ये एक दुराचारी आदमी था। ये दुराचारी आदमी था और वहां पर ये एक व्यापारी था जिसका नाम था हेमचंद। हेमचंद व्यापारी था जिसको हेमू के नाम से जानते थे। उसने उसको क्या किया कि अपना जो है वो सेनापति बना लिया। हेमू को इसने अपना सेनापति बना लिया। हेमू को इसने अपना सेनापति बना दिया। तो और हेमचंद जो है वो एक नमक का व्यापारी था। वो नमक बेचने वाला था और उसने अपना सेनापति बना लिया। और जो सारा दिल्ली का जो सिंहासन था, जो कारोबार था सारा, वो इसके हाथों में ये सौंप देता है। इसके हाथों में सौंप देता है। तो उधर दूसरी साइड से क्या होता है, क्योंकि ये तो अयोग्य था, तो दूसरी साइड से क्या होता है, दूसरी तरफ से इसका एक भतीजा था जिसका नाम था शेरशाह। जिसका नाम था शेरशाह। शेरशाह इसका भतीजा था। शेरशाह ये भतीजा था और ये क्या करता है कि सिकंदर सूर, जो शेरशाह का भतीजा था सिकंदर सूर, सॉरी, शेरशाह का भतीजा था सिकंदर सूर। सिकंदर सूर क्या करता है, सिकंदर सूर क्या करता है कि ये बंगाल से और दिल्ली और आगरा जैसे क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार कर लेता है। ये अपना अधिकार कर लेता है और ये उस राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसको अयोग्य होने के कारण, जो शेरशाह था वो अयोग्य था और इसने हेमू को अपना कारोबार संभाल दिया था। लेकिन सिकंदर सूर ने राजगद्दी पर बैठ जाता है। उधर हुमायूं जो था वो अपने प्रवास के दौरान, अकबर का भी जन्म हो जाता है पंजाब के अमरकोट कहाँ है? पंजाब में राणा बीरसाल के महल में उसका जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है 1542 में। कब होता है? 1542 में। 1542 में ये पंजाब के राजा बीरसाल के महल अमरकोट में इसका जन्म होता है। और इसकी जो हुमायूं की जिंदगी थी वो बहुत ही संघर्ष पूर्ण रही थी। इसके बाद क्या होता है कि इसने एक अपना सेनापति था, इसके पास एक और सेनापति जुड़ता है जिसका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान। बैरम खान जो था वो बहुत ही वफादार था। अगर मुगलों की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए और उससे पहले राजाओं की बात की जाए, तो जो बैरम खान था, बैरम खान से ज्यादा कोई भी जो है वो अच्छा लीडर नहीं रहा है। और इसने बहुत ही अच्छी तरह से मुगलों की सेवा की थी। इसने बहुत ही, ये हुमायूं के समय का सेनापति था। ये बहुत ही सेनापति था हुमायूं के समय का। और ये बहुत ही ऐसा निपुण था युद्ध नीति में, युद्ध कला में ये बहुत ही निपुण था। फिर क्या करते हैं ये 1555 और 1555 में ये दोबारा से उन पर आक्रमण कर देते हैं सिकंदर सूर पर और इसको मारकर जो है वो दोबारा से मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ये दोबारा से मुगल वंश की ये स्थापना कर लेता है। अब क्या होता है कि हुमायूं ने भी कई कार्य किए थे। हुमायूं ने जैसे एक पुस्तकालय बनाया था जिसका नाम था शेर मंडल। क्या नाम था? शेर मंडल पुस्तकालय की इसने स्थापना की थी दिल्ली में। और शेर मंडल इसने पुस्तकालय बनाया था। और दूसरे में बता दो, मीना बाजार का काम था वो भी इसने ही शुरू किया था। मीना बाजार भी सबसे पहले हुमायूं ने ही लगवाया था। मीना बाजार क्या होता था कि जो
प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो राजा और अन्य जो सेनापति होते थे, इस प्रकार के जो अधिकारी होते थे, उनकी पत्नियां जो है वो दुकानें लगाती थी और अधिकारी और उसके जो सारे रिश्तेदार होते थे उनकी दुकानों में वो जो है वो सामान खरीदते थे। उसको कहते थे मीना बाजार। ये मीना बाजार भी इसने लगाया था। मीना बाजार का सबसे पहले काम इसने किया था। उसके बाद जो है वो फिर अकबर भी उसको सुचारू रूप से रखता है। तो हुमायूं ने इस प्रकार का काम किया था और अंत में हुमायूं की मृत्यु जो है वो अंत में 24 जनवरी 1556 को होती है। 24 जनवरी 1556 में शेरमंडल जो इसने पुस्तकालय बनाया था उसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको दिल्ली में दफनाया जाता है। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है और यहां पर इसको दफनाया जाता है। हुमायूं के मकबरे से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कहता हूं कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले हिंदुस्तान में जो मार्बल ये संगमरमर का प्रयोग हुआ था तो वो हुमायूं के मकबरे में हुआ था और बहुत बड़ा मकबरा है हुमायूं का, आज भी वो स्थित है दिल्ली में। तो ये था हुमायूं का इतिहास। इसके बाद आता है फिर अकबर। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आपके साथ पास पहुंचती रहे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।